मुझे नहीं पता था कि गांव आने के बाद मैं वापस वही इंसान कभी नहीं रहने वाला था। हालांकि मैं तो बस घर वालों से मिलने की गर्ज से आया था, जैसे बाकी लोग परदेश से आते हैं। मैं तो आया भी बड़े अरसे बाद था। शायद वो सब मेरी गलती थी, मुझे नहीं आना चाहिए था, या शायद अगर किसी को उस रात साथ ले जाता तो ऐसा ना होता, या फिर मुझे ही कोई भूत, कोई जिन या कोई मनहूस चीज देखनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन अब इतने साल बाद भी जब रात के किसी भी पैर मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे वो सब दिखाई देता है, जैसे वो आज भी कहीं कोने में खड़ा मुझे देख रहा हो। मुझे वही कब्र बार बार दिखाई देती है, जैसे हर रोज वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हरकत कर रही हो। मैं अपनी तरफ से हर दिन उसे इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, मगर कभी कभी लगता है ऐसा करने से वो मुझ पर ज्यादा हावी होने लग जाती है। मेरा नाम उबैद है और मेरा ताल्लुक केपीके के एक गांव से है। नाम मैं यहाँ किसी वजह से मेंशन नहीं कर रहा। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा दुबई गुजरा। ये वाकया जो मैं सुनाने जा रहा हूँ निहायत ही अजीब और हौलनाक सा है। ये किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे अपने साथ ही हुआ है। मैं खुद इसका गवाह हूँ। मैं बता नहीं सकता जो कुछ मैंने अपनी आंखों से वहां देखा था। आज भी बड़े अरसे बाद मैं ये सिर्फ आपसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाकया मेरे साथ 2010 के अक्टूबर में पेश आया। मैं जिस गांव में रहता था उसकी आबादी पहले तो ठीक ठाक थी, मगर फिर वक्त के साथ साथ लोग शहरों को हिजरत करते गए और यह आबादी सुकड़कर बस चंद घरों तक ही महदूद हो गई। मान लो कोई 100 घर के आसपास तब मौजूद थे, अभी तो इससे भी कम रह गए हैं। खैर, उन दिनों सैलाब आया हुआ था, इसलिए मुझे घर वालों ने बताया कि आप वापस आ जाएं। सो मैंने छुट्टी ली, टिकट पकड़ी और इधर आ पहुंचा। सैलाब को गुजरे हुए कोई 1 माह हो चुका था, मगर अभी तक गांव में बस चंद लोगों के अलावा बाकी कोई नहीं था। अच्छा, इधर मैं बताता चलूं, 2010 के सैलाब ने हमारे इलाकों को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया था। बहुत कम घर रहने के काबिल बचे थे। इंसान तो इंसान, जानवरों तक को भी बड़ा नुकसान पहुंचा था। नेज हर तरह से बहुत मुश्किल टाइम से हमारा एरिया गुजर रहा था। मेरी फैमिली आर्जी तौर पर करीबी शहर में शिफ्ट थी। शुरू के 2-4 दिन मैंने वहीं गुजारे, मगर फिर गांव की याद आई तो वहीं चला आया। इधर तो सारा नक्शा ही बदला हुआ था। वो गांव जो बड़ी रौनक वाला हुआ करता था, अब तो एक भूतिया शहर का मंजर पेश कर रहा था। हर गली में बैठे मुल्क की सियासत पर गुफ्तगू करते जवान और बुजुर्ग गायब थे। मोहल्ले में खेलते बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। एक अजीब सी वहशत फैली हुई थी। न कोई खाने पीने का सामान, न कोई दवाई, कुछ भी गांव में मुयस्सर नहीं था। मेरा दिल ऐसे माहौल में बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसे उजड़े हुए गांव को देखकर मुझे बस बहुत दुख हो रहा था, मगर क्या करता, घर को ज्यादा अरसा अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता था। तो मैं अपने साथ इसी पेश नज़र थोड़ा बहुत सामान लेकर आया था। उसी शाम एक मोहल्लेदार से बात हुई तो वो थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। बातों बातों में उसने बताया कि गांव को जितना हम बचा सकते थे बचा लिया, मगर हमारे कब्रिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पानी इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन आसपास होने की वजह से कब्रों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है। इसलिए हो सके तो कल चले जाना, अपने रिश्तेदारों की कब्रें कम से कम संभाल लेना। मुझे भी ये ख्याल बिल्कुल नहीं आया था, मगर उसकी बात सुनते ही मैं अगले दिन वहाँ जा पहुँचा। पानी वाकई इतना ज़्यादा नहीं आया था, बस 1-2 रिश्तेदारों की कब्रें थोड़ी ख़राब हुई पड़ी थी। सो मैंने 1-2 लोगों का पता किया, सीमेंट वगैरह मंगवाई और उन्हें काम पर लगा दिया। वो कब्रें पहले कच्ची थी, सो मैंने उन्हें सीमेंट करवाना शुरू कर दिया। मजदूर काम कर रहे थे कि इसी दौरान मैं इधर उधर की कब्रें देखने लगा। आसपास काफ़ी अरसे से सफाई नहीं की गई थी, इसलिए जंगली जड़ी बूटियों ने जंगल का सा समा बनाया हुआ था। चलते चलते मैं दादाजी की कब्र के पास जा पहुंचा। वो तो ठीक थी, अलबत्ता उसके बिल्कुल पास एक अजीब सी कब्र मौजूद थी। न तो वो किसी बच्चे की लगती थी और न ही किसी जवान आदमी की। ऐसे लगता था जैसे चंद अरसे पहले ही कोई फौत हुआ था। मगर एक कब्र के इतने पास दूसरी बनाने वाली बात की मुझे समझ नहीं आई। आसपास जगह भी काफी मौजूद थी, मगर किसी ने बहुत ही नजदीक वो कब्र बना डाली थी। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, मगर फिर चुप हो गया।
अमूमन हमारे पूरे कब्रिस्तान में तकरीबन हर कब्र पर नाम वगैरह लिखा हुआ था, मगर उस कब्र पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं चंद लम्हों को उसे रुक कर देखने लगा। उसमें कुछ अजीब सा था, ऐसा कि मेरे चलते पांव मानो किसी ने जकड़ लिए थे। मेरा दिल थोड़ा घबराने लगा, साथ में थोड़ा हैरान भी हुआ कि हमारे दरमियान ये किसकी कब्र है। चूंकि मैं बड़े अरसे से दुबई था, इसलिए सोचा मे भी मुझे पता ना हो। काम वालों से पूछा तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। खैर, मैंने उसे इतना सीरियस नहीं लिया और फिर थोड़ी ही देर में मेरा ध्यान इधर उधर चला गया। वो दिन गुजरा और अगले दिन जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम बाकी था, हम फिर से करने जा पहुंचे। कोई दोपहर के आसपास मैं ऐसे बैठा ही था कि मुझे उसी कब्र का ख्याल आया, मगर न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो कब्र मुझे अपने पास बुला रही है। मैं किसी सूरत वहां नहीं जाना चाहता था, मगर बढ़ती उलझन के हाथों मजबूर होकर मैं उठा और उसी साइड बढ़ गया। मगर वहां पहुंचते ही मेरी आंखों ने बहुत अजीब सा मंजर देखा। एक लम्हे को मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे मुमकिन है। वो कब्र जो इंतहाई नजदीक बनी हुई थी, अब के थोड़ा दूर हुई पड़ी थी। इतना ज्यादा नहीं, बस चंद इंच या मे बी कोई 1 फीट के आसपास। ये बात मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग थी। मैं एक ही नजर लगाए बार बार उसे आसपास से देख रहा था कि शायद ये मेरा वहम हो, शायद मैंने कल अंदाजा लगाते हुए गलती की हो। मगर जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा था वो किसी तो और मुमकिन नहीं था। कब्र की मिट्टी भी बिल्कुल वैसी ही थी, न कोई निशान, न कोई आसपास मौजूद होने के आसार। फिर ऐसा कैसे हो रहा था? जब बात की बिल्कुल ही समझ न आई तो सोचा शायद मुझे भूल हुई हो, मगर दिल को तसल्ली फिर भी ना हुई। तो आसपास से चंद पत्थर उठाकर मैंने उस कब्र के आसपास रख दिए कि अगर ऐसा ही है तो इन पत्थरों से साफ पता चल जाएगा। इसी परेशानी को लेकर काम खत्म होते ही मैं वापस घर चला आया। पूरी रात मुझे बार बार यही ख्याल आता कि वो कब्र वहां से दूर कैसे हुई है। मुझे भूलने की बीमारी होगी, मगर इतनी नहीं कि इस तरह की बात भूल जाता। मजे की बात यह थी कि मैं किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकता था। जिसे बताता वो हंसने लग जाता। पूरी रात हर छोटी सी आवाज आने पर मैं हड़बड़ाकर उठ बैठता। बस वो रात मैंने उंगलियों पर गिन गिन कर गुजारी। अगली सुबह होते ही मैं दोबारा कंफर्म करने के लिए उसी जगह जा पहुंचा। मेरी बात दुरुस्त साबित हुई। वो कब्र हरकत कर रही थी, हर रोज इंचों के हिसाब से। मैं एकदम से पीछे हटा। या खुदा, ये कैसे मुमकिन है? मैं किसी को बताऊंगा तो क्या बताऊंगा? लोग तो फौरन मुझे पागल समझ लेंगे कि कब्र कैसे हरकत कर सकती है। अगर कर भी रही है तो कोई आसार होते, कुछ तो होता जिससे पता चलता। मट्टी हटी होती, कोई पांव के निशानात होते। ऐसे खुद ब खुद तो कभी नहीं हिल सकती। बड़ी देर सोचो विचार के बाद भी मुझे कुछ समझ न आई कि क्या करूं। ऐसे भी नहीं छोड़ सकता था। आगे फिर मेरे रिलेटिव्स की कब्रें थी। इस तरह तो वो बढ़ते बढ़ते उन्हीं में जा घुसती। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई वजह ढूंढ लूं कि सैलाब की वजह से ये हो रहा है या जमीन का कोई चक्कर है, या आखिर वजह क्या बन रही है। मगर कोई एक चीज भी ऐसी न मिली जो मेरी बात को सच साबित करने में मदद देती। पूरा दिन मैंने बड़ी तकलीफ और सख्त अजियत में गुजारा कि किसे बताऊं और क्या करूं। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी। आखिर उसी शाम मैं अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास जा पहुंचा। शाम की नमाज से फारिग होते ही वो हुजरे में बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। जब मैं वहां अंदर दाखिल हुआ, मुझे देखते ही बड़े प्यार से मिले। चेहरे पर परेशानी के आसार देखते हुए पूछा तो मैंने सारा वाकया बता डाला। उन्होंने बताया कि शायद कोई जमीन की वजह से ऐसा हो रहा हो, वरना ऐसा वाकया तो हमने कभी नहीं सुना। उनके पास से उठते हुए मुझे तसल्ली कम और खौफ ज्यादा होने लगा कि पता नहीं उस कब्र में कौन है या कौन से गुनाह की वजह से ऐसा उसके साथ हो रहा है। जो भी था मेरी समझ से बाहर था। जूं जूं मुझे हर तरफ से इस गुत्थी को समझाने में नाकामी होती जा रही थी, उतना ही मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी कि किसी तरह इस मसले का हल ढूंढूं। खैर, मैंने भी सोच लिया था कि इसकी तह तक
जाकर ही दम लूंगा। मैंने उसी रात तैयारी पकड़ी और कोई 11 बजे के आसपास कब्रिस्तान का रुख किया। मैं आज सब कुछ देखना चाहता था कि कैसे वो कब्र हरकत कर रही थी। दिन को तो आसपास लोग होते हैं, शायद रात को कोई ऐसा कर रहा हो, या जो भी था, मैं आज बस ये सब कुछ देखना चाहता था। वो गर्मियों के दिन थे और आसमान तकरीबन साफ था, मगर फिर भी अंधेरे की वजह से हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जो मैं घर से निकलकर कब्रिस्तान की ओर जा रहा था, मेरा दिल इंतहाई घबराता जा रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए था, गली के हर नुक्कड़ पर, या मेरा पीछा करते हुए। मेरे साथ कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ था, मगर इस सब के बावजूद मैं खुद को मजबूत करते हुए आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। मैं जानता था इतनी रात गए मैं किसी भी अजीब मंजर को देखने का दिल गुर्दा नहीं रखता था, मगर फिर भी मेरी क्यूरियोसिटी मुझे ऐसे काम की ओर लेकर जा रही थी। हमारा कब्रिस्तान दिन को ही वहशतनाक लगता था, मगर रात के इस पैर तो बहुत ही खौफनाक, ऐसा कि शायद मैं यहाँ बयान भी ना कर सकूं। वहाँ मौजूद आसपास के दरख्त मानो जिन्नात का मस्कन दिखाई दे रहे थे। मैंने कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़े होकर एक बार अंदर झांका। घुप अंधेरा, ऐसे जैसे इंसान आबादियों से बहुत दूर वीराने में निकल आए। मेरे जहन में हजारों सवालों के साथ आ रहा था कि अंदर जाऊं या यहाँ से वापस घर की राह ले लूं। वैसे मैं इतना बुज़दिल भी नहीं था, लेकिन इतना बहादुर भी कि कब्रिस्तान रात के इस पैर बेफिक्र होकर घुस जाता। सामने किसी की भी रूह निकालने जैसा मंजर मौजूद था। ऊपर से जानवरों की आसपास से आती अजीब अजीब आवाजें माहौल को और भी खौफनाक बनाकर पेश कर रही थी। अब इतना दूर आ चुका था तो बगैर कुछ जाने भी वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो मैंने डरते डरते अपने कदम आगे अंदर की ओर बढ़ाए, मगर यह खौफ तो कुछ भी नहीं था उसकी निस्बत जो मैं आगे महसूस करने वाला था। अभी मैं चंद कदम ही अंदर गया था कि मेरे बढ़ते कदम एकदम से रुक गए। मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए और हाथ पांव कांपने लगे। मुझसे थोड़ा दूर उसी कब्र के पास कोई चीज मौजूद थी। मैंने एक लम्हे को अपनी आंखों को मसला, मगर सामने का मंजर वही रहा। वहां वैसे ही कोई मौजूद था। मुझे लगा जैसे मैंने वह जहां ढूंढ ली थी। मुझे पता चल गया था कि कब्र कैसे हरकत कर रही थी। वही था जो ऐसा सब कुछ कर रहा था, मगर सवाल ये पैदा होता था कि आखिर क्यों और कैसे इतनी सफाई से कर रहा था। मैं सब कुछ देखना चाहता था ताकि या तो रंगे हाथों उसे पकड़ लूं या शायद कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे मैं एटलीस्ट गांव वालों को कन्विंस कर सकूं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसी की ओर बढ़ने लगा। मेरा दिल इंतहाई घबरा रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि अगर कुछ हो जाता तो मुझ में भागने की भी शायद हिम्मत न रहती। जैसे जैसे मैं करीब गया मेरे कानों में उसकी आवाज भी सुनाई देने लगी। वो कुछ पढ़ रहा था, बहुत ही अजीब तरीके की सुर से। इस वक्त रात के 12 बजे के पास टाइम जा पहुंचा था। मुझे इधर आते हुए अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी, जबकि वो जो कोई भी था बड़े आराम से बैठा कुछ पढ़ रहा था। उसकी आवाज की लय ऐसी थी कि मानो उसका ये रोज का काम था। मैं जितना इस मंजर को देखता जा रहा था उतना मेरे अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। क्योंकि मैं बिल्कुल खुले में था और जरा सी हरकत से वो मुझे देख लेता, इसलिए मैं आहिस्ता से एक झाड़ी की ओर लेने लगा। वो कांटों से भरी झाड़ी थी और इस मौके पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास होता। इसलिए बड़ी एहतियात से मैं वहां छुपकर बैठ गया। मगर जैसे ही दोबारा मैंने वहां देखा, वहां कोई नहीं था। जो पहले कुछ पढ़ रहा था वो अब के खामोश हो गया था। मैं इधर उधर देखने लगा कि ऐसे अचानक से वो कहाँ गुम हो गया। मैं हर कब्र, हर कोने की तरफ नजरें गाड़ रहा था कि इसी दौरान मुझे पीछे कुछ महसूस हुआ। मैंने अभी पीछे देखा ही नहीं था कि एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, मुझे ढूंढ रहे हो। बोलने वाले का अंदाज बहुत ठहरा हुआ और ऐसा था जैसे मैं कोई जुर्म करते हुए पकड़ा गया था।
میں نے خوف اور شرم کے بھرے جذبات میں جیسے ہی واپس مڑ کر دیکھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ چہرہ عجیب سا، کپڑے میلے سے، اور آنکھیں ایسی کہ مانو میرے اندر تک دیکھ رہا ہو۔ اس کے ہونٹ ابھی بھی ہل رہے تھے، لیکن میرے کانوں میں کچھ نہیں پڑ رہا تھا، ایسے جیسے میرے کان بند ہو چکے تھے۔ چند لمحے اگر وہ وہیں رکتا تو مجھے کچھ ہو جاتا، مگر مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے ایک طرف دیکھا اور جب دوبارہ مڑا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ میرے لیے بس یہی بہت تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، بس سیدھے دوڑ لگا دی۔ بجائے گیٹ کے جانے سے میں دیوار پھلانگتے ہی گاؤں کی اور دوڑ پڑا۔ بھاگتے ہوئے ہر آتے لمحے میں بس یہی سوچے جا رہا تھا کہ ابھی وہ کہیں سے نکل کر دوبارہ میرے سامنے آ جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گاؤں میں جاتے ہی میں نے بریک نہیں لگائی، بلکہ سیدھا اپنے گھر کی اور بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی کنڈی لگا کر میں بیٹھ گیا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا اور بلڈ پریشر انتہائی لو ہو چکا تھا۔ چند لمحے کو تو مجھے چکر بھی آتے رہے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ حقیقت میں دیکھا تھا۔ خیر وہ رات میری بڑی الجھن میں گزری، مگر صبح ہوتے ہی میں نے گاؤں میں موجود لوگوں کو بلا کر ساری بات بتا ڈالی۔ کچھ نے سیریس نہیں لیا اور کچھ نے میری تسلی کے لیے یہی تجویز دی کہ ایک آدمی رکھ لیتے ہیں جو قبرستان کی حفاظت کرے گا۔ مجھے یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا اور ہم نے ایک آدمی کو تنخواہ پر قبرستان کی چابیاں سنبھال دیں۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہی انسان ہمارے گاؤں کا گورکن بھی تھا، سو میں اسے دن کی روشنی میں قبرستان لے کر گیا، رات کی ساری کاروائی بتائی اور پھر وہی قبر دکھائی۔ چند لمحے کو تو وہ بھی سکتے میں رہ گیا کہ یہ قبر کس کی ہے، کیونکہ وہی ایک گورکن تھا جو ہماری زیادہ تر قبریں بنایا کرتا تھا۔ بات جب حد سے بڑھتی دیکھی تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے رات والا میرا وہم ہو، اس لیے ڈرو نہیں، میرے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تھوڑا بہت کنونس کرنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ابھی بس بات ختم ہو گئی، مگر اگلی صبح ایک ایسی خبر مجھے سننے کو ملی کہ بس میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہماری مسجد میں اسی کل والے گورکن کے جنازے کا اعلان ہو رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو اسے کل بڑا صحت مند دیکھا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ رات کو وہیں قبرستان میں ہارٹ اٹیک آیا۔ صبح قریب سے گزرتے ہوئے ایک آدمی کی نظر پڑی تو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے آیا، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فوت ہوئے بڑا ٹائم ہو چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں گاؤں سے شہر ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گیا۔ میں نے وہیں گھر خریدا اور اپنی فیملی کو بھی پرماننٹ وہیں روک لیا۔ گاؤں کے قبرستان کے لیے میں آج بھی چند پیسے بھیجتا رہتا ہوں جو نئے چوکیدار کو ملتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی کسی نے نہ تو کچھ دیکھا اور نہ ہی سنا۔ وہ قبر جو مسلسل حرکت کر رہی تھی اس کی حرکت بھی رک گئی، مگر میرے لیے یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے سر درد بن گیا۔ میں آج بھی کبھی اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی کونے میں مجھے کھڑا دیکھ رہا ہوگا، یا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ قبر آج بھی مسلسل حرکت کیے جا رہی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب والے بٹن پر ضرور پریس کرنا۔ باقی ملتے ہیں کسی اور سٹوری میں۔ شکریہ۔